नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं चौधरी विकास पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अभी ईवीएम भंडापुर यात्रा चल रही है, उस पर गांव गांव तहसील स्तर तक जा रहे हैं। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है, बताएं सर। देखिए, देश भर में ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष है और उसका कारण ये है कि देश में ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है वो बहुसंख्यक आबादी आधी पढ़ी लिखी या अनपढ़ है, और आधी पढ़ी लिखी और अनपढ़ लोगों के बीच में ईवीएम का जो सिस्टम है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा इसके लिए विश्वास नहीं दिला पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईवीएम में जो पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को चुनाव आयोग ओपन नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को इस बात को कह दिया कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो इसलिए पेपर ट्रेल लगवाया। पेपर ट्रेल इसलिए लगवाया कि जैसे बैलेट होता है कागज़, वैसे पेपर ट्रेल का कागजी मतपत्र जो निकलता है, जो पर्ची निकलती है, वो भी कागज़ ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए, ताकि एक ईवीएम की काउंटिंग होगी और किसी को अगर ईवीएम पर शंका है तो जो कागजी मतपत्र निकल रहा है, जो कागज़ की पर्ची निकल रही है, उसकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ईवीएम सही है या गलत है, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अब चुनाव आयोग जो पर्चियाँ निकल रही है उसकी गिनती ही नहीं करता है। तो इसकी वजह से ये हम लोगों का कहना है कि इससे पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर की ज़रूरत है। दुनिया में जितने डेवलप कंट्री हैं, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, वहाँ पर ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा, ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है चुनाव में, बल्कि वो लोग बैलेट पेपर का उपयोग कर रहे हैं। भारत उतना डेवलप नहीं है, इसके बावजूद भारत में ईवीएम से ही चुनाव कराना भारत की जनता के साथ में धोखेबाजी है, षड्यंत्र है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसके लिए हम लोग जागृति अभियान पूरे देश भर में चलाने का काम कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से बाहर है, 60 साल उसने भी शासन किया। कांग्रेस पार्टी इसको बड़े पैमाने पर क्यों विरोध नहीं कर रही है? उसमें बसपा भी है, आम आदमी पार्टी है, सपा पार्टी है, क्यों पार्टियां, अदर पार्टियां विरोध नहीं कर रही है ईवीएम का? अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो ईवीएम है उस ईवीएम से जो कागजी मतपत्र निकलते हैं पेपर ट्रेल से, उन कागजी मतपत्रों को मतदाता के हाथ में दिया जाए और एक बॉक्स रखा जाए और उस बॉक्स में उन कागजी मतपत्रों को मतदाता डाल देगा और इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो आप मिलान कर लो, उसकी गिनती कर लो। तो ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में नहीं हैं, मगर जिस तरीके से बड़ा आंदोलन उनको करना चाहिए सामने आकर के, उसमें पीछे हट रही हैं, उसको नहीं कर रही हैं। उसके पीछे का कोई डर हो सकता है। जिस प्रकार का दबाव है, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश भर में जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दबाव चल रहा है, तो ये दबाव उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां उस पर कम लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन इस पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो विपक्षी पार्टियां लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसलिए इस पर लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोगों की जो ताकत है, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों से हमें अपील करते हैं कि आप भी इस लड़ाई को मजबूत करो, क्योंकि आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपका अस्तित्व खतरे में है। निर्वाचन आयोग क्यों साइलेंट है? क्यों निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ नहीं है? क्यों नहीं करा पा रहा है निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान ने स्वतंत्र संस्था के तौर पर बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि निर्वाचन आयोग भी आरएसएस बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और दबाव की वजह से वो जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की बात है वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए तो ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता तो लोगों की डिमांड है बैलेट पेपर, तो निर्वाचन आयोग को क्या दिक्कत है? निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को कहना चाहिए ठीक है, अगर जनता बैलेट पेपर चाहती है तो हम बैलेट पेपर से कर देंगे। तो अगर निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई दबाव है।
और वो दबाव निश्चित रूप से वही बनाएगा जिसको ईवीएम का फायदा हो रहा है। जिसको नुकसान हो रहा है वो तो ईवीएम रखने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव नहीं बनाएगा। अब जब निर्वाचन आयोग पर दबाव है, देश की तमाम संस्थाओं पर दबाव है, तो ऐसे में जनता ही जो है सबसे बड़ा दबाव बना सकती है। तो इसलिए हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं कि अब आप लोग तय करो, ये ऐसा गलत हो रहा है। अब इसके लिए जिनको इसका फायदा हो रहा है वो लोग लगातार सबके ऊपर दबाव बना रहे हैं और इस विद्रोह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जन विद्रोह होना चाहिए, जनता इसके लिए खुलकर सामने आनी चाहिए। और दुनिया में ये इतिहास रहा है कि बड़े से बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम वहाँ की जनता ने किया है। तो भारत में भी अगर ईवीएम की वजह से लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो भारत में भी ईवीएम को हटाने का काम, अगर यहाँ जन आंदोलन होता है तो भारत से भी ईवीएम को हटाने का काम हो सकता है। इसमें अब सर्वोच्च न्यायालय एक रास्ता रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर ऐसा क्या दबाव है जो संविधान का आर्टिकल 32 कहता है जिस जनता का हित हो या संविधान खतरे में हो, तो हम 32 कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे केसेस समय समय पर जाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता का जो दबाव है लोकतंत्र में, तो वो जनता का दबाव जब बहुत बड़े पैमाने पर जनता इसको लेकर सामने आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर सामने आ सकता है। तो नहीं सर्वोच्च न्यायालय ये कहेगा कि भाई ये निर्वाचन आयोग का मामला है कि वो ईवीएम से कराए या बैलेट पेपर से कराए, हम क्यों कहें कि आप निर्वाचन बैलेट पेपर से कराओ या ईवीएम से कराओ। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कहा ना, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग करो, ये तो कहा ना सर्वोच्च न्यायालय ने, मगर उसको भी करने का काम नहीं हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी आदमी ही बैठते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कोई ऐसा नहीं है कि ग्रहों से लोग आते हैं, वो भी यहीं के लोग हैं, यहीं बैठते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक तो सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता है जिस पर तमाम केसेज है और कुछ केसेज पेंडिंग में भी है जो जाने वाली है, मगर सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर जनता इसके खिलाफ मैदान में उतरती है तो फिर इस पर फैसला हो सकता है। जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता पर अत्याचार दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जनता इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है, भूख से तड़प रही है, उसके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, उसके थाने में कोर्ट में कचहरी कहीं पर उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर भी अगर इससे प्रताड़ित होकर के जनता फिर खूनी क्रांति भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अभी खूनी क्रांति का समय नहीं है, जन आंदोलन किया जा सकता है। खूनी क्रांति तो बहुत आखिरी स्टेज होता है, वहाँ तक अभी स्थिति नहीं बिगड़ी है। अगर सिंपल हम लोग सड़क पर आ जाएं, जैसा कि हमने बताया, अगर 6 लाख गांवों से करोड़ों लोग संगठन सड़क पर आ जाएं तो इससे ही बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। खूनी क्रांति की ज़रूरत नहीं है, केवल घरों से निकलकर सड़क पर आने की ज़रूरत है, इतने से ही क्रांति हो जाएगी। खूनी क्रांति का समय अभी नहीं है। देश में अम्बेडकरवाद और मनुवाद हावी है। अम्बेडकरवादी अपनी विचारधारा फैलाना चाह रहे हैं, मनुवादी अपनी विचारधारा फैलाना चाहते हैं। ऐसे में क्या देश का विखंडन होगा या देश में क्या विखंडन अलग अलग देश की मांग करेंगे लोग? विखंडन नहीं होगा। सबको अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। अम्बेडकरवादियों को अम्बेडकरवाद का प्रचार करने के लिए दिया है और मनुवादियों को मनुवाद का भी प्रचार करने के लिए दिया है। लेकिन मनुवादी मनुवाद का प्रचार कहाँ करते हैं? वो तो करते नहीं ना मनुवाद का प्रचार, वो तो मनुवाद का प्रचार नहीं करते, वो मूर्ख बनाते हैं भैया तुम भी हिंदू हम भी हिंदू सब एक साथ आ जाओ, फिर मलाई खुद खाते हैं। अगर वो मनुवाद का प्रचार करें कि मनु ने मनुस्मृति लिखा, उसमें हम ब्राह्मणों को ही सारा अधिकार दिया है, तुम लोगों को अधिकार नहीं दिया है, तो हमारा कौन SC ST OBC का आदमी मनुवाद में जाएगा? कोई आदमी नहीं जाएगा। तो मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो झूठ और फरेब का प्रचार करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करके साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मनुवादी लोग अगर मनुवाद का प्रचार करें तो इससे तो बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अभी हमको प्रचार करना पड़ता है कि मनु ने ये लिखा हमारे लिए, ये लिखा हमारे लिए, ये लिखा, तो हमको नहीं करना पड़ता ना, फिर तो वही कर लेते।
वो कर लेते तो लोगों को पता चल जाता, तो जो हमारे लोग उनके झांसे में हैं वो बाहर आ जाते। तो उनको संविधान ने अधिकार दिया है, हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है। तो जो फूले साहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी देश में सबको हक अधिकार देने की आइडियोलॉजी है, सबके साथ न्याय करने की आइडियोलॉजी है। तो ये आइडियोलॉजी देश के लिए हितकर है और विखंडन का तो कोई सवाल ही नहीं है। विखंडन का सवाल इसलिए नहीं है कि कई बार मनुवादियों ने भारत को टुकड़े करने का काम किया, अब नहीं होने देंगे। अब हम लोग टुकड़े भारत के नहीं होने देंगे, बल्कि जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो जैसे पहले अखंड भारत था वैसा अखंड भारत बनाने के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटी छोटी एफआईआरों के लिए लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो पाती? इस सब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे सर? सुनवाई इसलिए नहीं हो पाती कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पर फुल कॉन्फिडेंस है। जब ईवीएम पर फुल कॉन्फिडेंस है तो जनता पर कॉन्फिडेंस दिखाने की क्या जरूरत है? जनता के ऊपर आश्रित होते तो जनता की बात सुनते, ईवीएम के ऊपर आश्रित हैं तो जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और इसलिए नहीं होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जो लोग हैं यहाँ गांव गांव तक जा रहे हैं, इसमें लोगों का इतनी रुचि क्यों नहीं है जितनी रुचि लोगों को होना चाहिए? कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों की रुचि जल्दी बढ़ेगी और जल्दी लोग जुड़ते रहेंगे, इसमें क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग? रुचि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया हमारे इशूज को नहीं दिखा रही। जब हमारे इशूज को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही तो हमारी बात ही लोगों तक नहीं पहुंच रही है। जहां तक बात पहुंचती है वहीं तक लोग पॉजिटिव या निगेटिव होंगे। जब मान लो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, 100% वोट है नरेंद्र मोदी के साथ। दिन रात तो मीडिया दिखा रही है, वोट कितना मिलता है? 40%। 40% भी पूरा नहीं होता है, 37-38% तक रह जाता है। 35% तो दिन रात तो बाकी जो हैं वो कहाँ है? वो तो विरोध में है ना। बाकी जो विरोध में हैं उन तक जो विरोधी पक्ष है उसकी बात मीडिया को पहुंचाने की जिम्मेदारी है, मगर मीडिया हमारी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। सोशल मीडिया की वजह से अभी लोग अवेयर हो रहे हैं तो लोगों की संख्या बढ़ रही है। और अगर लोग नहीं जुड़ते तो लाखों लोग अभी 31 जनवरी को दिल्ली गए थे तो कैसे जाते? किसी को किराया नहीं दिया गया, किसी को भाड़ा नहीं दिया गया, किसी को बस नहीं दिया गया, किसी को कुछ नहीं दिया गया, फिर भी लाखों लोग पहुंचे। तो कैसे पहुंच रहे हैं? इसका मतलब लोगों की रुचि बढ़ रही है, और रुचि है, लेकिन मैसेज ठीक तरीके से जो पहुंचाने का काम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो नहीं कर रही है। वो एक तरफा मैसेज पहुंचा रही है, और इसकी वजह से लोगों को सही बात ना जानकारी होने की वजह से लोगों तक मैसेज जाने में समय लग रहा है। और जैसे जैसे मैसेज पहुंच रहा है लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार कारवां बढ़ रहा है। इस देश के नौजवान किस तरीके से आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जुड़े, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले, जिससे जुड़ते जाएं? इसमें युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, देश में क्या है कि नौजवान है तो नौजवानों की एजुकेशन की प्रॉब्लम हो गई, नौजवानों को नौकरियों की प्रॉब्लम हो गई। ओबीसी की संख्या देश में 52% बताई जाती थी मंडल कमीशन के अनुसार। अभी बिहार में जनगणना हो गई तो 63% से एबव ओबीसी की जनगणना आ गई। अगर देश में गिनती होती है तो ये 60% या 60% से ऊपर की गिनती आ सकती है। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है कि सबकी गिनती हो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो अगर ये लड़ाई सफल होती है तो 60% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। अगर 60% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है तो ये नौजवानों को ही तो नौकरियां मिलेंगी। तो नौजवानों को, अगर नौजवान ये चाहता है तो नौजवानों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। नौजवान इस लड़ाई में शामिल होगा तो एक तो नौकरियां नौजवानों को मिलेगी, दूसरा जब 60% ओबीसी है फिर उसके साथ एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, तो ये सारे लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। जब हम सारे लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं तो केवल नौकरियों तक मामला नहीं है, फिर सत्ता भी तो हमारे हाथ में आएगी। अगर हम सारे लोग संगठित हो जाते हैं तो हम 90% के आसपास हो जाएं।
90% लोग संगठित हो जाएंगे तो सत्ता हमारे हाथ में। जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो नौजवान अगर ये लड़ाई लड़ेगा तो नौजवान ही तो सत्ता चलाने का काम भी तो करेगा, कौन करेगा? तो नौजवान शासक बन सकता है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, नौजवान जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में जा सकता है, जिस क्षेत्र में चाहे। उसके लिए जो अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए ये सारी लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई में नौजवानों को आगे आना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर 90-92 के दौर में जो लोग नौजवान थे उन लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है वो नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो ओबीसी के नौजवानों को जो आज नौकरियां मिल रही हैं ये नहीं मिलती। तो उस समय के नौजवानों ने लड़ाई लड़ी तो आज बेनिफिट हो रहा है। आज के जो नौजवान हैं अगर वो लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई सफल होती तो उनको भी बेनिफिट होगा और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी बेनिफिट होगा। इसलिए इस लड़ाई में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये बता रहे हैं कि ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा है कि गांव गांव तहसील तहसील तक ये जा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं और ये लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों को, हमारी मूलभूत जो अधिकार हैं संविधान के द्वारा हमें मिले हैं, उन सभी अधिकारों को ईवीएम के द्वारा उनकी हत्या की जा रही है, संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है। अगर उसको बचाना है, भारतीय संविधान और अपने अधिकारों को बचाना है, तो ईवीएम जो आंदोलन है उस आंदोलन में सभी को सहयोग करना होगा, सभी को उसमें जागरूक होकर के उस आंदोलन को बड़े पैमाने पर उसको लड़ाई लड़नी होगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।